जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, द ईयर दैट चेंज्ड एवरीथिंग। मतलब 1857 के बाद जो पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई, काफ़ी व्यापक तौर पे बदलाव आए, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे बोलें, चाहे पॉलिटिकल, चाहे ब्रिटिश जिस टाइप से रूल कर रही थी उस पर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करें, बस मैं एक ब्रीफ कर देता हूँ कि अभी तो हम लोग डायरेक्टली इवेंट्स को पढ़ रहे हैं और मेन से क्वेश्चन कर रहे हैं। PYQ का मैंने सेपरेट सीरीज़ चला रखा है, तो मैं PYQ के थ्रू जो हमने पढ़ा है उसका रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, अभी कंटिन्यूसली जल्दी से लेक्चर करते हैं क्योंकि मॉडर्न में लेक्चर्स बहुत सारे हैं, है ना। 1857 का रिवॉल्ट आएगा, फिर ट्राइबल रिवॉल्ट आता है, सोशल रिफॉर्म, फिर आपका कांग्रेस का उदय कराना है ना। फिर वो 4 इवेंट जो हैं आपके स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, तो काफ़ी लंबा है। तो बैक टू बैक हम लोग लेक्चर करते हैं ताकि 15 अगस्त से पहले, प्लान है मेरा कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली थी तो हम लोग भी 15 अगस्त तक आज़ादी करवा दें। ठीक है, लेक्चर सीरीज़ में। तो देखिए, 1857 वह वर्ष जिसने सब कुछ बदल दिया, ये हमारा टाइटल है। जिनको PDF की जो PDF चाहिए होगा, ये मेरे टेलीग्राम में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें मेजर क्या क्या पढ़ना है वो बताता हूँ आपको। एक तो पहला बैकग्राउंड क्या था, किस बैकग्राउंड में 1857 की क्रांति हुई थी और उसका महत्व क्या है। दूसरा है इसके कारण पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाता है कि मतलब पूछना चाहिए करके, लेकिन नॉर्मली पूछा नहीं गया ज़्यादा बार, है ना। जैसे आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे, प्रशासनिक कारण थे, सामाजिक कारण, और एक था इमीडिएट कारण, है ना। तो कोई ये विद्रोह था अपने आप में बहुत फेमस है। अलग अलग जो इतिहासकार हैं इन्होंने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है इसको। कोई बोलता है कि एक सैनिक विद्रोह था, कोई बोलता है कि ये एक नेशनल मूवमेंट था, है ना, इंडिया का, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट था। बोलते हैं कौन, वीडी सावरकर। मजूमदार हैं जो इतिहासकार थे, उनका कहना था कि ना तो ये पहला था, ना तो ये नेशनल मूवमेंट था, है ना। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, वो भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर में। तो विद्रोह के बहुत सारे कारण आपने देख लिए, आर्थिक है, राजनीतिक है, प्रशासनिक है, सामाजिक है। उसके अलावा शुरुआत और प्रसार कैसे हुआ वो देखेंगे हम लोग, और देखेंगे परिणाम और रिजल्ट। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, थोड़ी नॉइज़ हो रही है। ओके, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक परिचय है, क्या ऐसा हुआ था इवेंट जिसके थ्रू ये 1857 का रिवॉल्ट आया। तो 1857 का विद्रोह भारत के औपनिवेशिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है जिसने ब्रिटेन और भारत के भी संबंधों के मौलिक रूप को बदल दिया, है ना। जैसे मैंने बताया कि पहले जो उनका संबंध था वैसा नहीं रहा। यह कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सदी के प्रतिरोध का परिणाम था, जिसमें इससे पहले कई स्थानीय विद्रोह शामिल थे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश को भारत पर शासन करने के अपने दृष्टिकोण पर पूरी तरीके से पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया, जिससे प्रशासनिक, सैन्य और राजनीतिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो ये जो हम लोग बोले ना कि इस रिवॉल्ट, ये जो है अचानक से रिवॉल्ट नहीं हुआ। बहुत सारे जो ब्रिटिश के खिलाफ जो असंतोष था, चाहे आप उसको ट्राइबल रिवॉल्ट के रूप में लें, चाहे किसानों के विद्रोह के रूप में लें, चाहे आपके राजाओं का जो विद्रोह हो रहा था, ज़मींदारों का, उन सब का एक क्यूमुलेटिव रूप सामने आया 1857 की रिवॉल्ट के रूप में। ठीक है, और इस रिवॉल्ट के बाद प्रशासनिक, सैन्य और राजनीतिक सुधार भी हुए, जिसका हम लोग डिस्कशन करेंगे लास्ट में। ठीक है, लास्ट स्लाइड में है इनका। 1857 से पहले क्या हो रहा था। 1857 से पहले डलहौजी है, वो अपना जिनका कार्यकाल था 1848 से 56 के दौरान, उसने ब्रिटिश प्रभुत्व को मजबूती से स्थापित किया। और उसके लिए उसने क्या नीति अपनाई थी, विलय की नीति अपनाई थी। पंजाब का विलय और उत्तर पश्चिम में पेशावर और पठान जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण पर विस्तार किया। बर्मा के बड़े हिस्सों का विलय किया, पूर्व की ओर साम्राज्य का विस्तार किया, और विभिन्न माध्यमों से क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति अपनाई। तो आपने ये देखा ही है जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे डलहौजी ने अपना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यपगत की नीति अपनाई थी। सतारा, नागपुर, झांसी, है ना, पूरी लिस्ट थी, संबलपुर, हमने शॉर्टकट जो पढ़ा था। तो सबको अपने राज्य में विलय किया।
ठीक है। और ये कब हो रहा था, आपने देखा होगा, ये जो विलय की नीति थी आपका 1848 से लेके 1854 के बीच बहुत ज़्यादा हुए। ऐसा नहीं है कि इसके पहले नहीं हुए थे, हुए तो आपके 1839 में भी थे, लेकिन इस टाइम में व्यापक तौर पे इन्होंने इस नीति का यूज़ किया, जिससे असंतोष फैला राजाओं में। इस एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इस विद्रोह के दौरान कौन नेतृत्व किए। तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि यार डलहौजी तो नहीं थे। तो डलहौजी का कार्यकाल ख़त्म हो गया था 56 में। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम, है ना। लॉर्ड कैनिंग सैनिक विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। इनके पूर्ववर्ती लॉर्ड डलहौजी ने विलय की आक्रामक नीतियों को लागू किया था, जिससे भारतीय असंतोष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखेंगे, जो थे आपके गवर्नर जनरल, है ना, जो बाद में फिर पहले वायसराय बने। अब ब्रिटिश ने विभिन्न बहानों से कई भारतीय शासकों को सत्ता से हटाया था। तो ब्रिटिश की विलय नीति कैसी चल रही थी, ये आपने पढ़ा ही है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एक तो झांसी को इन्होंने विलय किया था, नागपुर थे, सतारा थे। उसके अलावा जो लिस्ट है हमारे प्रीवियस चैप्टर में है, चैप्टर 2B में है ना, वो आप देखेंगे। अब मेन चीज़ है विद्रोह के कारण क्या थे। ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसका कारण क्या था। तो पहला तो है आर्थिक कारक क्या क्या थे, जो इकोनॉमिकल फैक्टर क्या थे, जिन्होंने इस 57 की क्रांति को जन्म दिया, है ना। तो पहला तो यही है। अच्छा, यहाँ पे एक झांसी आया था ना, तो आपने बचपन में कविता पढ़ी है ना कि चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आई थिंक वो पहला मोमेंट रहा होगा आप लोग के जीवन में जब आपने 1857 की क्रांति के बारे में सुना था। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अब आर्थिक कारण देख लेते हैं। सबसे पहला कारण तो यही था कि अत्यधिक कराधान, जो टैक्सेशन था वो बहुत ज़्यादा था। कराधान की उच्च दरों ने किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कुचल दिया था। ये जो कर वाला पार्ट है ना, हम लोग पढ़ेंगे, वैसे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि अंग्रेज़ों ने जो अलग अलग राजस्व की नीति लाई थी, जैसे कि आपका परमानेंट सेटलमेंट, है ना, ज़मींदारी व्यवस्था थी, जिसमें ज़मींदारों को दे दिया था और उनसे बोला जाता था कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा वो लाएगा, कर लाएगा, उसको ही ज़मींदारी दी जाएगी। तो उसके चक्कर में ज़मींदार बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, है ना। तो किसानों का शोषण होना शुरू हुआ। बाद में फिर रियायतदारी आई, महलवारी आई, बट अल्टीमेटली जो उच्च दरों से जो किसानों का शोषण हो रहा था ना, वो नहीं रुका। कराधान की उच्च दरों ने किसानों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को कुचल दिया था। पहला कारण है आपका अत्यधिक कराधान। दूसरा कारण था जमींदारी प्रणाली। ब्रिटिश द्वारा स्थापित जमींदारों के नए वर्ग द्वारा भूमि से अत्यधिक शुल्क वसूलने में किसान बर्बाद हो गए, है ना। जो मैंने बताया, जमींदार बनाए थे उनको, जो सबसे ज़्यादा उनको कर देगा, ठीक है, किनको, ब्रिटिश को। तो अब ब्रिटिश को ज़्यादा कर देना है तो किसानों का भी शोषण करने लग गए, है ना। तो किसानों की हालत और ख़राब हुई। ये आपका जो हैंडीक्राफ्ट है, डी इंडस्ट्रियल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2 सेकेंड ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही बोलते हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, भारतीय उत्पादों के खिलाफ भेदभावपूर्ण शुल्क नीतियों और पारंपरिक हस्तशिल्प के विनाश से व्यापक बेरोजगारी हुई। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो क्या पढ़ा था हमने कि अंग्रेज़ों ने क्या करा, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट थे उनको पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यहाँ पे जो कच्चे माल थे उसको मतलब सस्ते दामों में ख़रीदते थे और सारा का सारा भेज देते थे ब्रिटिश में। और दूसरा था टैक्सेशन वाला, है ना, शुल्क नीति। भारत के जो प्रोडक्ट थे उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था, 200%, 400%। और जो ब्रिटिश इंपोर्ट थे, जो इंग्लैंड से आते थे, उनमें कितना टैक्स लगता था, 2 से 10% टाइप का। तो ये जो भेदभाव की नीति थी ना, उसने पारंपरिक हस्तशिल्प को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, ठीक है। और जो हस्तशिल्पकार थे, जिनका क्या बोलते हैं, रोजगार छिन गया, उनको बेरोजगारी के तहत कृषि में आना पड़ा, है ना। तो ये कुछ कारण है। एक तो हो गया अत्यधिक कराधान, ज़मींदारी प्रणाली जिससे अधिक से अधिक टैक्स वसूला गया, और तीसरा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब विनिर्माण का पतन। उसके बाद नेक्स्ट था प्रशासन से बहिष्कार। मध्यम और उच्च वर्ग, विशेष रूप से उत्तरी भारत में प्रशासन में अच्छे वेतन वाले उच्च पदों से बहिष्कार से बुरी तरह प्रभावित हुए।
मतलब जो इंडियन लोग थे, जो राजघरानों में थे, अच्छे पदों में थे, ठीक है, अब उनको क्या कर रहा गया, अंग्रेज लोग आए तो प्रशासन से ऐसे ही बाहर हो गए वो लोग। शिल्पकारों का विनाश हुआ, जो मैंने ऊपर में बताया कि पारंपरिक कारीगर ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के प्रवाह से नष्ट हो गए, जिससे व्यापक आर्थिक संकट पैदा हुआ। और लास्ट था भ्रष्ट प्रणालियाँ। कानून और प्रशासन की प्रणालियाँ भ्रष्टाचार और उत्पीड़न से चिन्हित थीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि घुसखोरी बहुत हो रही थी, ठीक है। लोगों से आपने देखा था, बंगाल के नवाब से जो क्लाइव था वो खुद घूस लेता था, ठीक है। तो वही है कि भ्रष्टाचार, न्याय व्यवस्था जो था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त था और ब्रिटिश ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसके बाद आते हैं पॉलिटिकल रीज़न, है ना, राजनीतिक कारण क्या थे 1857 की क्रांति के। तो पहला था आक्रामक विलय नीति, जो हमने ऊपर में पढ़ा कि कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की लालची नीति से ने वादे और वचन तोड़े, जिससे राजनीतिक प्रतिष्ठा का भारी नुकसान हुआ। ये जो स्पेशली जो डलहौजी के टाइम में हुआ था ना, सतारा, संबलपुर, झांसी और कौन सा, नागपुर, इन सब का, तो ये एक आक्रामक नीति थी जिसने असंतोष पैदा किया भारतीय राजाओं में। तो पॉलिटिकल रीज़न में पहला यही है। दूसरा है व्यापार और वाणिज्य नीति। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश वाणिज्यिक नीतियों ने देसी राज्यों के शासकों के हितों को बुरी तरह प्रभावित किया, ठीक है। तो जो आपने बंगाल का देखा रीज़न है ना, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि कंपनी तो अपना शासन कर ही रही थी, ठीक है, बिना ज़्यादा राजस्व दिए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी ये लोग अपना, मतलब क्या बोलना चाहिए, व्यापार करने लग गए थे। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अपना भी व्यक्तिगत लाभ उठा रहे थे, ठीक है। तो उससे जो राज्यों का टैक्स वसूलते थे वो सबका भी पूरी तरीके से नुकसान हुआ। अब राज्य जो है वो टैक्स वसूल कर नहीं पाएगा, जो क्या बोलते हैं, जो देसी शासक, तो फिर राज का चलेगा कहाँ, है ना। पैसे तो टैक्स से ही आते थे ना। तो ये सब चीज़ें जो इनकी नीतियाँ थी, वाणिज्यिक नीति जिसमें इन्होंने कैश क्रॉप उगाने के लिए बोले, उन सबसे काफ़ी नुकसान हुआ। व्यवगत सिद्धांत, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये एक विवादास्पद नीति थी जिसने ब्रिटिश को उन राज्यों को विलय करने की अनुमति दी जहाँ शासकों के मृत्यु के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों की बिना हुई, है ना। जहाँ पे शासक बिना कोई वंशज के ख़त्म हो गए, किसी राजा का बेटा नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो सारे राज्यों को भारतीय गोद लेने की परंपरा को पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया गया। तो उनको गोद लेने की अनुमति दी नहीं गई और उनके राज्यों को उनकी मृत्यु के बाद हड़प लिया गया, ठीक है। अब आते हैं राजसी उपाधियों का उन्मूलन, है ना। तो ब्रिटिश ने व्यवस्थित रूप से पारंपरिक भारतीय राजशाही को कमज़ोर किया। जो हमारा उस टाइम क्या चल रहा था, मुग़ल जो था, बहुत अंग्रेज़ों के आने के टाइम सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मुग़ल का था, ठीक है। बाद में आपके मराठा लोगों ने भी काफ़ी विरोध किया। तो इन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो राजसी उपाधि है उन सब का उन्मूलन कर दिया, मतलब उन सबको हटा दिया। तो सबसे पहले तो मुग़ल घराने का अपमान। 1856 में राजकुमार फ़कीरुद्दीन की मृत्यु के बाद लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुग़ल राजाओं की उपाधि और अपने पैतृक मुग़ल महलों को खो देंगे। इस निर्णय ने मुग़ल साम्राज्य के सम्मान को गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई और भारतीय शासकों के बीच व्यापक असंतोष पैदा किया। कहने का मतलब यही है कि जो बहादुर शाह जफ़र थे, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, उनकी मृत्यु के बाद फिर इनका कोई उत्तराधिकारी है नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसको जो मुग़ल साम्राज्य है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे काफ़ी इनके सम्मान को ठेस पहुंचा। प्रत्यक्ष विलय द्वारा प्रभुत्व, ब्रिटिश प्रभुत्व प्रत्यक्ष विलय के माध्यम से स्थापित किया गया था, जैसे कि मैसूर और सिंध के मामलों में देखा गया। इन विलयों ने भारतीय राजाओं की संप्रभुता को सीधे चुनौती दी। ब्रिटिश विस्तारवादी नीतियों के प्रति गहरा गुस्सा पैदा हुआ। तो मैसूर की कहानी आपने देखा ही था, कैसे इन्होंने टीपू सुल्तान, हैदर अली को हरा के डायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष भी नहीं। अप्रत्यक्ष तो ऐसा होता कि भाई इनके वंशज नहीं है तो हम लोग मिला रहे हैं, प्रत्यक्ष मतलब उन पर हमला किया और उसके अपने राज्य मिला लिया। सिंध में भी आपने देखा ही था, जो सिख इलाका था, है ना, राजा रंजीत सिंह के बाद कैसे अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा किया। शाही परिवारों का गहरा अपमान हुआ। इन सब चीज़ें हुई तो उनका जो एक सम्मान होता है वो सबको ठेस पहुंची। यह अपमान 1857 की
के विद्रोह के प्रमुख राजनीतिक कारणों में से एक बन गया, क्योंकि इसने शासक वर्ग को सीधे प्रभावित किया था। अब आते हैं प्रशासनिक कारण। एडमिनिस्ट्रेटिव काउज क्या थे? पहला, व्यापक भ्रष्टाचार। कंपनी ने प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार ने जनता के विश्वास को कमज़ोर किया। जटिल न्यायिक प्रक्रिया जटिल, महंगी और अक्सर सामान्य भारतीयों के लिए अप्राप्य थी, है ना। मतलब जो अंग्रेज़ों के टाइम में जो जुडिशियल सिस्टम था वो भी कमज़ोर था। जो भारतीय थे जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जिनको ये ब्रिटिश लॉ नहीं पता होते थे, उनके लिए न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। न्याय जो था कहीं ना कहीं एक बड़े उच्च वर्गों तक ही सीमित था, तो जो नीचे के वर्ग थे न्याय की आस कर ही नहीं सकते थे। शासन का विदेशी चरित्र। ब्रिटिश शासन का एक विदेशी चरित्र था जिसमें अनुपस्थित संप्रभुता थी, जिससे शासकों की भी दूरी बढ़ी, शासितों के बीच दूरी बढ़ी। भारतीयों का बहिष्कार। प्रशासन में उच्च नियुक्ति से देशवासियों को व्यवस्थित रूप से बाहर किया गया। तो सारा का सारा जो रूल था वो ब्रिटिश लोग कर रहे थे, उसमें भारतीयों के लिए उच्च स्थान नहीं थे। वो लोग क्या कर रहे थे? छोटे मोटे वही क्लर्कियल रोल। तो इससे क्या हुआ? प्रशासनिक तौर पे एक कारण बना। एक जो बहुत बड़ा कारण जो आप लोग जानते हैं वो है सामाजिक और धार्मिक कारण। एक था धर्मांतरण का भय था। 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, मतलब लेक्सिस लोसी अधिनियम ने हिंदू रीति रिवाजों को संशोधित किया, ठीक है। मतलब इसमें क्या था कि अगर कोई पुत्र है, अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है तो भी उसको ये जो पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वही था वो, ठीक है। नॉर्मली क्या होता था, अगर कोई बेटा जो है उसने क्रिश्चियन धारण कर लिया है तो फिर पिता क्या बोलता था, तेरे को अपने जायदाद से बाहर कर रहे हैं। लेकिन एक नया उस टाइम नियम लाया गया जिसको अंग्रेजी में बोला गया है लैक्स लॉक्सी अधिनियम, ठीक है। उसने क्या किया, हिंदू रीति रिवाजों को संशोधित कर दिया और बोला कि धर्म परिवर्तन से पुत्र को पिता की संपत्ति की विरासत में पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर वो धर्म परिवर्तित करता है तो भी उसको पैतृक संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। तो इससे हिंदुओं को लगा कि भाई ये तो हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज है उस पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अफवाहें फैली कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म परिवर्तित करने के लिए साजिश कर रहे हैं, ये भी एक कारण हुआ। सामाजिक सुधार जो अंग्रेज़ों ने किए वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को लगा कि ये तो हमारे रीति रिवाजों पे कुठाराघात है। जैसे कि आपका सती उन्मूलन 1829 में जो हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन जैसे सुधारों को परंपराओं में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। वैसे ही आपका विधवा विवाह, ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह बोलना चाहिए, वो अधिनियम जो इन लोगों ने लागू किया उससे भी भारतीयों को लगा कि भाई ये तो हमारे रीति रिवाज पे हस्तक्षेप कर रहे हैं। धार्मिक विद्यालयों पर कराधान ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को नाराज़ किया, ठीक है। टैक्स ले रहे थे कहाँ पे? धार्मिक विद्यालय जो थे, है ना, आपके मदरसा बोल देना चाहिए, और गुरुकुल थे, इन सब से नस्ली भेदभाव की नीति। ब्रिटिश ने भारतीयों के खिलाफ नस्ली भेदभाव का अभ्यास किया। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी और क्रूर बताया था। तो वही था कि जो हिंदू सैनिक थे उनके साथ भी नस्ली भेदभाव होता था, है ना। जो वाइट सैनिक थे उनकी सैलरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आपके जो देसी लोग थे जिनको सैनिक में भर्ती मिली गई थी उनके सैलरी बहुत ही निम्न थे। तो नस्ली भेदभाव जारी रहा और उसके अलावा बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव पड़ा। तो उनमें से कौन कौन सी घटनाएं हैं? एक तो है अफ़गान युद्ध। तो अफ़गान युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिश लोगों को हार का सामना करना पड़ा था। तो उससे इस चीज़ का जो कॉन्फिडेंस था कि इनको तो हराया नहीं जा सकता वो टूट गया। तो भारतीयों को भी भरोसा हुआ कि भाई ये अगर हम लोग मिलके लड़ाई करें तो इनको हराया जा सकता है। अन्य सैन्य झटके, पंजाब युद्ध जो हुआ था, क्रीमियन युद्ध में बड़े पीछे हटने से ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठा और अधिक क्षतिग्रस्त हुई। मतलब क्रीमियन युद्ध में जो ब्रिटिश पीछे हटा उससे उनकी जो प्रतिष्ठा थी उसको भी झटका लगा। संथाल विद्रोह ने दिखाया कि स्वदेशी प्रतिरोध संभव था और प्रभावी हो सकता था। इसमें काफ़ी हाथ पांव मारने पड़े थे ब्रिटिश को, है ना, बट एनीवेज दबा दिया गया था संथाल विद्रोह। बट ये कॉन्फिडेंस आया कि अगर हम लोग अच्छे से विद्रोह करें तो ब्रिटिश सेना को भी हराया जा सकता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो था तत्कालिक कारण क्या था? तो वो था चिकनाई वाले कारतूस, है ना।
जब वातावरण पहले से ही ब्रिटिश विरोधी विरोधी भावना से भरा था, चिकनाई वाले कारतूसों की घटना ने विद्रोह को चिंगारी प्रदान की। तो ब्रिटिश द्वारा पेश की गई नई इनफील्ड राइफल के लिए चिकनाई वाले कागज के आवरण वाले कारतूसों की आवश्यकता थी। कारतूस को राइफल में लोड करने से पहले कागज को दांतों से काटना पड़ता था। अफवाहें फैल गई कि इस्तेमाल की गई चिकनाई गाय और सूअर की चर्बी से बनाई गई थी, जो हिंदू मुसलमान दोनों की धार्मिक भावनाओं को आपत्तिजनक थी। आटे में हड्डी के चूरे मिलने की खबरों ने तनाव को और बढ़ा दिया। तो देखिए, बहुत बार तो ये बोला जाता है कि इसकी कोई वैलिड जानकारी नहीं है ना। जैसे आजकल देखते नहीं हो आप, चावल में क्या प्लास्टिक वाले चावल टाइप का, तो वैसे ही उस टाइम भी र्यूमर फैल गया कि आटे में हड्डी के चूरे मिलाने की खबरों से। तो क्या सच है क्या नहीं है ये तो स्पष्ट रूप से नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो ये है कि इन्हीं सब घटनाओं ने एक इमीडिएट चिंगारी के तौर पे काम किया इस रिवॉल्ट के लिए, इस विद्रोह के लिए। हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों को लगा कि उनके धर्म पर हमला हो रहा है ना। तो ये सब धार्मिक जो कारण थे और इमीडिएट कारण थे। अब एक प्रश्न आता है बार बार कि विद्रोह तो हुआ, तो क्या यह विद्रोह योजनाबद्ध थी कि मतलब कोई योजना नहीं बनाई गई थी? तो इसमें क्या है, दोनों तरीके के आपके आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो आप बार बार बोलते रहते हो आजकल, सर विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो ये विश्लेषणात्मक प्रश्न का अंतर, विश्लेषणात्मक, ठीक है। तो क्या है, कुछ लोग बोलते हैं प्रमाण है कि योजनाबद्ध थी, कुछ लोग बोलते हैं कोई प्रमाण नहीं है कि योजना बनाई गई थी। तो योजना के प्रमाण पे देखते हैं हम लोग। गुप्त संचार के रूप में चपातियों और लाल कमलों का प्रसार किया गया था। घुमंतु सन्यासियों, फकीरों और मदारियों द्वारा प्रचार किया गया। दावा है कि भारतीय रेजिमेंट एक गुप्त संगठन में जुटी थी जिसमें 31 मई 1857 को नियोजित विद्रोह की तारीख तय की गई। मतलब ये भी बोला जाता है कि 31 मई को ही विद्रोह होगा, ये तय तारीख थी, है ना। नाना साहब और फैज़ाबाद के मौलवी अहमद की कथित नेतृत्व भूमिकाएं, दो चार लीडरशिप निकले, नाना साहब हो गए, तात्या टोपे भी आएंगे, और मौलवी अहमद शाह। तो इन लोगों की लीडरशिप को देखते हुए ये माना जा रहा था कि नहीं, ये तो व्यवस्थित है, मतलब प्लानिंग की गई थी। लेकिन इसके विरुद्ध तर्क ये भी दिया जाता है कि षड्यंत्र का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलता। कोई गवाह एक संगठित योजना की पुष्टि करने के लिए आगे नहीं आया। विद्रोह का प्रसार असमान था और समन्वय का अभाव था। इनका कहना था कि जो विद्रोह था एक साथ नहीं हुआ, अलग अलग जगह से हुआ, और बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि आप देखोगे साउथ वाले एरिया से तो विद्रोह पे कोई कंट्रीब्यूशन आया नहीं। ये जो विद्रोह था कहीं ना कहीं एक जगह पे संकीर्ण था, मतलब आपके यूपी, बिहार, दिल्ली, है ना, आपके सेंट्रल इंडिया, यहीं पर ही इसका प्रसार था, सभी जगह पे नहीं था, है ना। इसीलिए ये भी एक तर्क है कि ये मतलब पूर्ण योजनाबद्ध नहीं था। कई क्षेत्र और समूह अनिवार्य रूप से शामिल नहीं थे, है ना। जैसे कि आपके जो अंग्रेजी शिक्षा के सपोर्टर थे या फिर उच्च वर्ग थे, वो चाहते थे कि भाई अंग्रेज रहें, है ना, क्योंकि ये लोग हैं तभी हमारी पूछ परख है। तो वही था कि लोगों ने क्या किया, शामिल नहीं हुए विद्रोह में, ठीक है। अब विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई और प्रसार कैसे हुआ उसको देखते हैं। तो देखो, 31 मई 1857 का दिन डिसाइड किया गया था बोलते हैं, लेकिन क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हो गया। विद्रोह सिपाही विद्रोह के साथ शुरू हुआ और जल्द ही नागरिक आबादी तक फैल गया, है ना। मतलब एक सिपाही म्यूटनी के तौर पे शुरू हुआ था और सिविल रिबेलियन के तौर पे ये फैला। तो ये डेट याद रखेंगे, 29 मार्च 1857। बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर मेजर पर गोली चलाई और एक एडजुटेटेड को घायल किया, मतलब एक सिपाही को घायल किया। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह किया। ये विद्रोह है बैरकपुर का, वो मेरठ में चला गया, अधिकारियों को मार डाला और दिल्ली की ओर कूच किया। फिर 11 मई को क्या होता है, दिल्ली विद्रोहियों के हाथों में आ गई। बहादुर शाह द्वितीय, जो आपका अंतिम मुगल शासक था, को भारत का सम्राट घोषित किया गया। जून और जुलाई 1857। विद्रोह लखनऊ, कानपुर, झांसी और उत्तरी और मध्य भारत के अन्य केंद्रों तक फैल गया, ठीक है। तो ये शुरू हुई 29 मार्च से। सैनिकों का जो विद्रोह था 10 और 11 मई को काफ़ी व्यापक तौर पे फैला
और इन्होंने 11 मई को बहादुर शाह को अपना सम्राट घोषित कर दिया भारत का, ठीक है। और फिर बाकी रिवोल्ट चले आपके जून और जुलाई में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे झांसी में, कानपुर में, अलग अलग जगह विद्रोह देखने को मिला, ठीक है। तो ये है आपके मुख्य केंद्र कहाँ कहाँ पे थे। झांसी आपके दिल्ली था, दिल्ली में आपके बहादुर शाह द्वितीय था और उनका जनरल था बख्त खां, मतलब बख्त खां ने लड़ाई लड़ी। बहादुर शाह तो इतने बूढ़े थे, खुद लड़ नहीं सके, तो जो नेतृत्व था एक्चुअल में बख्त खां के पास था, ठीक है। और जो प्रतिरोध किया ब्रिटिश में, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। हडसन के बारे में देख लीजिएगा कि कई बार मैच करने क्या आता है बताता हूँ आपको। एक तो लीडर का नाम दे देगा और स्थान दे देगा और किसने प्रतिरोध किया था, तो ये आप याद रखेंगे। तो लखनऊ में किसने किया था, बेगम हसरत महल ने, बिरजिस कद्र और अहमदुल्ला ने, ठीक है। और इनका विरोध करने के लिए भेजा गया था हेनरी लॉरेंस को, ठीक है, हेनरी हैवलॉक को, ब्रिगेडियर इंग्लिश, कैंपबेल। कानपुर में किसने किया, नाना साहब, तात्या टोपे, राव साहेब, अजीमुल्ला खां, है ना। और इनका जो प्रतिरोध किया ब्रिटिश में, सर ह्यू व्हीलर ने, कैंपबेल ने। झांसी में सर ह्यू रोज ने किया था, रानी लक्ष्मीबाई का विरोध, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य केंद्र थे और नेता थे जिनके बारे में आपको पता है ना। और भी बहुत सारे नेता हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे कि अच्छा नीचे देखिए, कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था, बिहार के जगदीशपुर के पुराने ज़मींदार थे, ठीक है। इन्होंने 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार युद्ध नीति का रणनीति का नेतृत्व किया और अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने अद्भुत साहस और नेतृत्व दिखाया। बहुत बूढ़े हो गए थे, फिर भी इनकी जो साहस और नेतृत्व है वो काफ़ी अदम्य थी। मौलवी अहमद शाह। आपने एक चीज़ देखा है CGPSC में कैसे पूछा जाता है, कभी ये लोग ना झांसी की रानी बारे में कभी नहीं पूछते, क्यों, वो क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। कभी भी ये लोग क्या कह, ये जो नाना साहब है उसके बारे में भी बहुत कम ही पूछते हैं, ठीक है। ये लोग पूछते हैं आपके जो मौलवी अहमद शाह है उसके बारे में पूछेंगे, आपके ये जो शाहमल है, आपके खान बहादुर शाह है ना, इन सब के बारे में पूछते हैं। हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो भी आप लोग देखोगे कि जो प्रश्न आया हुआ है वो थोड़े कम नोन जो शासक थे उनके बारे में पूछा गया है ना। पिछले बार जो प्रश्न आया था वो शायद जीनत महल के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए मौलवी अहमद शाह के बारे में देख लेते हैं। वह एक मौलवी और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने जिहाद का आह्वान किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट किया। ब्रिटिश सेना के खिलाफ उनकी बहादुरी और रणनीतिक कौशल के लिए जाने जाते हैं मौलवी अहमद शाह। ये ना मेंस में आया था, ठीक है। शाहमल के बारे में क्या है, ये स्थानीय नेता, किसान नेता थे जिन्होंने बागपत में विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने अपने समुदाय के किसानों और ग्रामीणों को संगठित किया और तो अपने अपने लोगों को ये संगठित कर रहे थे। खान बहादुर खां कौन थे, इन्होंने बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किया और ख़ुद को शासक घोषित किया। रोहिलखंड के पूर्व शासक के पोते थे। उन्होंने ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ भारतीय लोगों को लामबंद किया था, ठीक है। अब आते हैं मौलवी पीर अली। तो पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। इन्होंने शहर में विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों के खिलाफ गुप्त बैठकें और साजिश रची, ठीक है। तो ये सब इंडिविजुअल नेताओं के बारे में थोड़े से देख लेते हैं। पहले हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ के थे, बिहार के जगदीशपुर के, है ना। जब ये लड़ाई की है तो कब की, 80 साल की उम्र थी इन्होंने इनकी। अपनी उन्नत आयु के बावजूद वे अपने शौर्य कौशल और सैनिक कौशल और रणनीतिक सोच के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई युद्धों में ब्रिटिश सैनिकों को सफलतापूर्वक हराया था, है ना। और ये आपका विद्रोह में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने पूर्वी भारत में नेतृत्व प्रदान किया और यह दिखाया कि विद्रोह को उत्तर मध्य भारत से परे भी समर्थन प्राप्त है। मतलब इनका कहना है कि सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, इन्होंने ये जो बिहार वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में भी ये जो विद्रोह का काफ़ी व्यापक समर्थन मिला। किनकी वजह से, कुंवर सिंह की वजह से। युद्ध में घायल होने के बाद किंवदंती है कि उन्होंने अपना हाथ काट दिया जो गोली से घायल हो गया था।
और इसे अपनी अंतिम अर्पण के रूप में गंगा को अर्पित किया। तो किंवदंती है ना। और उसके अलावा कौन कौन सी अप्रभावित क्षेत्र थे वो देख लीजिए। पंजाब का क्षेत्र था वो अप्रभावित था। हाल ही में विजित पंजाब काफ़ी हद तक ब्रिटिश के प्रति वफादार रहा। सिख सैनिकों ने यहाँ तक कि दिल्ली में विद्रोह को दबाने में मदद की, है ना। तो नॉर्मली सिख लोगों को माना जाता है कि मतलब जो लीडर 1800 मतलब जो विद्रोह हुए ये जो भगत सिंह के टाइम, तो सिखों का जो सपोर्ट काफ़ी था। बट 1857 की क्रांति के टाइम क्या था, उस टाइम जस्ट ब्रिटिश लोगों का कंट्रोल आया था, तो वहाँ के लोग वफादार थे, उन्होंने साथ नहीं दिया और दिल्ली में विद्रोह को कुचलने में भी मदद करी, ये कहा जा रहा है। दक्षिण भारत में बिल्कुल कोई विद्रोह में भागीदार नहीं रहा। बंगाल, पूर्वी बंगाल विद्रोह के दौरान ज़्यादातर शांत रहा। पश्चिमी भारत, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में सीमित भागीदारी देखी गई। तो आप देखोगे ना तो कहाँ कहाँ पे रहा आपका दक्षिण भारत, यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहा। पंजाब बिल्कुल नहीं रहा। ये महाराष्ट्र और गुजरात बोल रहे हैं, ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पे भी नहीं रहा। और ये बंगाल का क्षेत्र, ठीक है। तो जो विद्रोह था ना वो कहीं ना कहीं यहीं पे फैला हुआ था, दिल्ली, बिहार, मध्य क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपके विद्रोह का ही प्रसार था, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो शुरू हुई उसके पहले एक ये प्रश्न आता है, आजमगढ़ का घोषणा पत्र। तो 1857 में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। तो उसमें क्या कहा गया कि दिल्ली गजट में प्रकाशित इसने विश्वासघाती अंग्रेजों के अत्याचार और उत्पीड़न की निंदा की। किसमें? आजमगढ़ घोषणा पत्र में। प्रभावशाली वर्गों से समर्थन जीतने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में काम किया। जमींदारों के अधिकारों और सैनिकों के लिए आकर्षक वेतन की गारंटी दी। वाणिज्यिक वर्गों को बादशाही शासन की बहाली पर माल के लिए सरकारी भाप जहाज़ों, भाप गाड़ियों के लिए मुफ्त उपयोग का वादा किया। और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विविध भारतीय हितों को एकजुट करने का प्रयास किया। अल्टीमेटली ये है कि इस घोषणा पत्र में ये वादा किया गया कि अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग जंग में जीतते हैं तो कैसे विभिन्न वर्गों को फ़ायदा होगा, है ना। ज़मींदार वर्ग को, सैनिकों को, आपके जो वाणिज्यिक वर्ग है उनको कैसे फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें थी घोषणा पत्र में शामिल, है ना, ताकि जो वर्ग प्रभावशाली वर्ग थे उनका समर्थन भी इस विद्रोह में मिल पाए। तो यही आपका आजमगढ़ विद्रोह था। विद्रोह की विफलता के कारण क्या थे? पहला तो सीमित समर्थन, जो हमने मैप में भी देखा कि एक तो लिमिटेड एरिया में फैला था और कुछ जो शिक्षित वर्ग था, भारत के कुछ सामाजिक वर्ग समूह जैसे कि शिक्षित भारतीय, धनी व्यापारी और कुछ शासक 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करना पसंद किया, क्योंकि उनको लगा कि उनके हित अंग्रेज़ों के अधीन अधिक सुरक्षित हैं। कई स्थानीय राजाओं, जमींदारों और राजकुमारों ने भी ब्रिटिशों का समर्थन किया, ठीक है। दूसरा है जमींदारों की भूमिका। बड़े जमींदार, जिन्हें अक्सर तूफान के लिए तटबंध कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में इसका क्या वर्ड है, राइट, ब्रेक वाटर टू स्टॉर्म, है ना। वो क्या करते हैं, जो बहुत बड़े तूफान को रोक देते हैं, कहा जाता था, ने ब्रिटिश हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिशों ने उन्हें अपनी संपत्ति और सामाजिक स्थिति को सुरक्षा का आश्वासन दिया, जिसके कारण उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ ब्रिटिश सेना की सहायता की। देखो, बहुत सारे जो ज़मींदार थे ना, उनको ये लगता था कि विद्रोही जो हैं उनसे जो उनकी संपत्ति है छीन लेंगे, ठीक है। तो उनको लगता था कि बेहतर है हम लोग ब्रिटिश शासन में रहें, और ब्रिटिश लोगों ने उनको आश्वासन भी दिया कि आप निश्चिंत रहो, आपका सब सुरक्षित है। व्यापारिक वर्ग था। साहूकार, व्यापारिक जैसे वाणिज्यिक वर्गों को विद्रोहियों के हाथों काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि विद्रोहियों ने अक्सर उनकी संपत्ति लूटी, उनके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इन वर्गों ने देखा कि इनके वित्तीय हित और व्यवसाय ब्रिटिश संरक्षण में अधिक सुरक्षित हैं, जो उन्हें स्थिरता और व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं। हमेशा देखो, व्यवसायियों का ये मानना रहता है कि यार व्यवसाय तभी होगा जब स्थिरता है शासन में, ठीक है। और विद्रोहियों से उनको काफ़ी नुकसान हुआ था, तो उन्होंने भी सहयोग नहीं दिया। अब आते हैं सीमित प्रसार। वो तो हमने ऊपर में देख ही लिया कि दिल्ली, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड के और बिहार के कुछ हिस्सों में ही इसका प्रभाव था, जबकि पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत में ये अप्रभावी रहे, ठीक है।
विफलता के कारण, अन्य कारण क्या है? एक तो राष्ट्रवाद का भाव, एक जो व्यापक राष्ट्र का निर्माण करना है वो भावना उस टाइम नहीं थी। सब लोग किस लिए लड़ रहे थे? ज़मींदार जो हैं वो लड़ रहे थे, भाई हमारी ज़मींदारी सुरक्षित रहे। कुछ लोग क्यों लड़ रहे थे? जैसे ये बोला जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके जो दत्तक पुत्र हैं उनको पहचान नहीं दी, इसलिए उन्होंने लड़ी। ये भी कहा जाता है कि अगर उन्होंने शर्त रखी थी, अगर आप पहचान लोगे तो शायद वो विद्रोह नहीं करेंगे, उनके बच्चे को पहचान। तो वही था कि एक व्यापक राष्ट्रवाद का अभाव देखने को मिला। विद्रोह में पूर्ण राष्ट्रवादी चरित्र का अभाव था। कई नेता व्यक्तिगत व स्थानीय हितों के लिए लड़ रहे थे। तकनीक का अंतर था। ब्रिटिश सेनाएं बेहतर तकनीक और हथियारों से लैस थी। भाई उनके पास इतने, क्या बोलना चाहिए, तोप थे, गोले थे, हथियार थे, तो फिर क्या तलवार भाले से तो लड़ाई नहीं लड़ सकते ना। मध्यम वर्ग की स्थिति। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग बड़े पैमाने पर विद्रोह का विरोध किया, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। खराब संगठन। विद्रोहियों में केंद्रीय नेतृत्व, समन्वय और एकीकृत योजना का अभाव था। ठीक है, कोई योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने विद्रोह नहीं लड़ा। ठीक है, उसके बाद तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कौन थे तात्या टोपे? तो एक प्रमुख सैन्य नेता थे। 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य नेताओं में से एक, और कानपुर में नाना साहब के बहुत करीबी थे। उसके बाद फिर इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी विद्रोह को जारी रखा। कानपुर पर ब्रिटिश द्वारा पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने लड़ना जारी रखा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। रणनीतिक कौशल इनका, तो ब्रिटिश के खिलाफ इनकी छापामार युद्ध रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने अंतिम प्रतिरोध कब किया था? ग्वालियर के पतन और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी उन्होंने लगभग 1 वर्ष तक छापामार युद्ध, है ना, गुरिल्ला वार इन्होंने जारी रखा। एक मित्र द्वारा धोखा दिए जाने के कारण अप्रैल 1859 में ब्रिटिश द्वारा पकड़ लिए गए और मौत की सज़ा दी गई, जिससे वे विद्रोह के अंतिम प्रमुख नेताओं में से एक बन गए जिन्हें हराया गया। ये बहुत लंबी लड़ाई लड़े, है ना, क्योंकि गुरिल्ला वार अंग्रेज इनको पकड़ ही नहीं पाते थे। ठीक है, तो तात्या टोपे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जिन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी। ओके दोस्तों, तो अब हाँ, तो ये जो मैं आपको बोल रहा था, बहुत सारे दृष्टिकोण हैं। तो उनमें से एक दृष्टिकोण है सर जॉन लॉरेंस और सिली। ये जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बोला? इसे एक सिपाही विद्रोह कहा। सिपाही विद्रोह से अधिक कुछ नहीं माना। इसमें ना तो कोई देशी नेतृत्व था और ना ही जन समर्थन था। वही बहुत सारे लोगों ने समर्थन नहीं किया। तो इनका ओपिनियन है कि भाई सिपाहियों को, जो मेरठ से शुरू हुआ था, बैरकपुर से, वही सैन्य विद्रोह था। सिपाही असंतुष्ट थे अपनी स्थिति से, इसलिए ये विद्रोह हुआ, है ना। धार्मिक षड्यंत्र का सिद्धांत। सर जेम्स ऑस्ट्रम ने क्या बोला कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। मतलब आपके धार्मिक षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिमों के जो वो थे हितों पे कुठाराघात हुआ अंग्रेजों की नीतियों द्वारा, तो इन लोगों ने विद्रोह किया, षड्यंत्र किया, ये बोल रहा है। तीसरा है राष्ट्रवादी व्याख्या। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है। विदेशी शासन के खिलाफ एक एकीकृत संघर्ष किसने? वीडी सावरकर, नाम डाल सकते हैं आप। चौथा, आधुनिक संतुलित दृष्टिकोण। समकालिक इतिहासकार इसे कई कारणों और आयामों वाली एक जटिल घटना के रूप में देखते हैं। आंशिक विद्रोह, आंशिक नागरिक विद्रोह, जिसमें पारंपरिक प्रतिरोध और उभरते राष्ट्रवाद जैसे तत्व शामिल हैं। तो एक संतुलित जो वो है विद्रोह का रूप है, वो बहुत सारे फैक्टर थे, कोई एक फैक्टर नहीं था कि आपका धार्मिक कारण था, सैन्य कारण था, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिला जुला, एक बहुत सारे कारण थे जिसके चलते अंत में ये विद्रोह हुआ। विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ? विद्रोह की तीव्रता हालांकि कुछ क्षेत्रों तक सीमित थी, इतनी अधिक थी कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की रीढ़ को हिला दिया था। तो भले कुछ एरिया में था, बट इतना मजबूत था कि इन्होंने ब्रिटिश सत्ता की रीढ़ को हिला दिया था, है ना, काफ़ी मजबूत प्रतिरोध दिया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की खोखलेपन को उजागर किया। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि वे भारत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने के निर्णय की ओर ले गया।
ब्रिटिश क्राउन द्वारा प्रत्यक्ष शासन को स्थापित किया। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन ने जो शासन है अपने हाथों में ले ली थी। विद्रोह ने भारत में कंपनी के युग का अंत और क्राउन शासन की शुरुआत को चिन्हित किया। ठीक है, तो एक नया युग शुरुआत हुआ, क्राउन का युग। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं परिणाम। तो परिणाम क्या होते हैं, परिणाम है भारत सरकार का अधिनियम 1857। ठीक है, एक सेकंड रुकिए मुझे, एक सेकंड। तो सॉरी दोस्तों, अब आते हैं परिणाम। परिणाम में आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। तो कुछ मतलब जैसे ही ये विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने कुछ सुधार किए। तो उनमें से पहला था कंपनी शासन का अंत हुआ। और एक सेकंड ना, मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन आंसर कैसे ऐड नहीं किए। ओके, क्वेश्चन आंसर छूट गया इसमें। तो चलिए पहले अधिनियम को देख लेते हैं। तो एक तो ये था कि कंपनी शासन का अंत हुआ। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश नियंत्रण क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट मुझे दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ, इतने में क्लोज करते हैं। मैं सेकंड पार्ट बनाता हूँ इसका, जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा।